जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है कार्बन साइकिल। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो कार्बन है वो किस किस कंपाउंड के ज़रिए से हमारे एबायोटिक और बायोटिक इकोसिस्टम्स के अंदर रिसाइकिल होती है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले कार्बन साइकिल। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम चंद एक बातें जो हैं वो की पॉइंट्स जो हैं वो हम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने याद रखना है कि कार्बन एक बायो एलिमेंट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसा कि ह्यूमन बीइंग में अबाउट 18% जो है वो बॉडी पार्ट का हिस्सा होता है। दूसरी बात याद रखनी कि ये कार्बन ही वो एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में मौजूद ना सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बल्कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल में भी पाया जाता है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल्स लेना चाहें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आपने प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं, इसी तरह से कार्ब्स के बारे में, इसी तरह से लिपिड्स, डीएनए, आरएनए। तो ये तमाम जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनका बेसिक जो स्केलेटन है स्टूडेंट वो कार्बन से ही बना होता है। इसी तरह से इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो हमारी बॉडी में मौजूद CO2, इसी तरह से आपने रेस्पिरेशन के टॉपिक में हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कार्बोनिक एसिड के बारे में। तो जितनी भी ये कार्बन है ये तमाम हमारी बॉडी के जो मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, उनका भी हिस्सा है। इसके अलावा जो हम एयर एक्सेल करते हैं उसमें CO2 मौजूद होती है, तो उस CO2 के अंदर भी ये कार्बन मौजूद होती है। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि कार्बन किस तरह से हमारी एटमॉस्फेयर से ओशंस में यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर रिसाइकल होती है। तो याद रखना है आपने कि ये कार्बन साइकिल एक अनबैलेंस्ड साइकिल है, लेकिन फिर भी हमने इसको इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी एक फ्लो चार्ट की हेल्प लेते हैं और उसके जरिए से हम इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट होता कुछ यूं है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी टेरेस्ट्रियल या प्लांक्टन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्लांट और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो उस CO2 को यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। यानी फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं स्टूडेंट, ये वो प्रोसेस है जिसमें CO2 यूटिलाइज होगी, वाटर यूटिलाइज होगा एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे जैसा कि ग्लूकोज वगैरह। तो ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनी हैं ये तमाम की तमाम ये प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर इनको स्टोर कर लेंगे। यानी वो जो CO2 थी एटमॉस्फेयर में अब वो यूटिलाइज हो गई, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द नेचर, यानी एबायोटिक से बायोटिक इकोसिस्टम में आ गई। अब जैसे ही फाइटोप्लैंक्टन में फूड की शक्ल में स्टोर हुई या प्लांट्स की बॉडी में स्टोर हुई, तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं।
तो रेस्पिरेशन के अमल में वही जो ग्लूकोज है उसको अगेन तोड़ा जाएगा, आइदर कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। तो मकसद ये होता है एनर्जी को गेन करना। तो उस एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ये वाली जो ग्लूकोज स्टोर हुई थी उसको दोबारा से तोड़ा जाता है और तोड़ के फिर से हम CO2 को हासिल कर लेते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस के अमल में आकर कार्बन स्टोर हुई थी, जबकि रेस्पिरेशन के अमल में वही जो हमारे पास कार्बन थी इट अगेन बिकम द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी वो इसी पॉइंट के जरिए से, इसी स्टेप के जरिए से अगेन वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो एक तो ये छोटा सा साइकिल है कि फोटोसिंथेसिस में स्टोर हुई और रेस्पिरेशन में वापस चली गई। दूसरी स्टूडेंट आपने बात याद रखनी है वो ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आफ्टर द डेथ ये डिकेइंग प्रोसेस में जाते हैं, जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन का नेम देते हैं। चाहे तो वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हों जैसे कि फिश वगैरह मौजूद हैं, या इसी तरह से जितने भी एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाए जाते हैं उनकी जो बाकियात हैं जैसे ही वो डिकम्पोज होती हैं बाय द एक्शन ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया, दे अगेन रिलीज द CO2 एंड दैट CO2 अगेन बिकम द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वो फिर से रिलीज होती है और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी रिवाइज किया, हमने क्या कहा कि फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांक्टन और प्लांट्स में आ गई, जबकि रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन के अमल से वो दोबारा से CO2 एटमॉस्फेयर में चली गई। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि हमारे पास अगर यही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिस वक्त ये ज्यादा लंबे अरसे के लिए डिकम्पोज नहीं होते और लंबे अरसे के लिए ये फॉसिलाइजेशन के अमल से गुजरते हैं, सेडिमेंटेशन होती है, तो ये सॉइल के नीचे, हमारे अंडर द ग्राउंड अर्थ के नीचे ये तहों में दब जाते हैं। तो ये फॉसिलाइजेशन के अमल से फिर ये कोल, ऑयल या नेचुरल गैस यानी मीथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यही वो कोल, ऑयल, गैस जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, यही वो तमाम केमिकल्स हैं जो ह्यूमन जो हैं वो अपनी होम नीड्स के लिए या इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए इनको हम जमीन से निकालते हैं और इनको यूटिलाइज करते हैं। तो यही जो कोल, ऑयल एंड गैस था ये यूज होगा हमारे होम के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर यूज होगा, तो हम क्या कहेंगे कि यही जो अमल था जिसको क्या नाम दिया, बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स। किस मकसद के लिए किया स्टूडेंट? तो हमने किया हीट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो दोबारा से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेड ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिज्म से ये तमाम कार्बन लॉकअप हो गई थी, स्टोर हो गई थी हमारी जमीन के नीचे, अब उसको दोबारा से बर्निंग फॉसिल फ्यूल से रिलीज करके हम एटमॉस्फेयर में वापस ले जाते हैं। यानी इस अमल में क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हुए, वो फॉसिल्स की शक्ल में गए, वो जाके नेचुरल रिजर्व बन गए, वो कोल, ऑयल, गैसेस में कन्वर्ट हुए, ह्यूमन ने उसको अपनी नीड के लिए यूज किया और अगेन जो है वो CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई थी। इसी तरह से स्टूडेंट सेकंड थर्ड प्रोसेस है वो है बर्निंग द फॉरेस्ट, जिसको आप डिफॉरेस्टेशन के मामले में ले जाते हैं कि जिस वक्त डिफॉरेस्टेशन होती है, जंगलात में आग लग जाती है, तो उस वक्त जंगलात में आग लगने से जितने भी प्लांट्स होते हैं वो भी डायरेक्ट जो है वो CO2 रिलीज करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाता है। जबकि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है वो है इरप्टिंग वोल्केनोस। जिस वक्त आतिशफशां पहाड़ जो है वो फटते हैं, अंदर से लावा रिलीज होता है, तो उस वक्त एक ह्यूज अमाउंट ऑफ द CO2 रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। इस तरह से हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के अमल से हमारे बायोटिक इकोसिस्टम का हिस्सा बन रही थी, जबकि रेस्पिरेशन के अमल से, डिकम्पोजिशन के अमल से, फॉसिलाइजेशन के अमल से, बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स के अमल से, इरप्टिंग द वोल्केनोस के अमल से या डिफॉरेस्टेशन यानी बर्निंग द फॉरेस्ट से, ये तमाम जो कार्बन थी वो CO2 की शक्ल में वापस एटमॉस्फेयर में जमा हो रही थी। अब स्टूडेंट दूसरी तरफ अगर हम आए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो एसिड रेन के जरिए से जब जमीन पे आके गिरती है, यानी वाटर प्लस CO2 जब ये मिलते हैं तो आप जानते हैं कि ये एसिड रेन जो है वो फॉल करेगी। जैसे ही एसिड रेन जो है वो कार्बोनिक एसिड्स की शक्ल में कहाँ है,
जी तो स्टूडेंट्स, अब अगर दूसरी साइड पर देखें तो कुछ CO2 की जो अमाउंट है वो हम देख रहे हैं कि वो माउंटेन्स के ऊपर या बाकी हिली एरियाज के ऊपर या ग्राउंड सरफेस पर एसिड रेन की शक्ल में फॉल करती है। तो यही वो एसिड रेन होती है जो मुख्तलिफ सोर्सेज से होती हुई ओशन सरफेस के अंदर जो है वो CO2 की अमाउंट को बढ़ा देती है। इस तरह से स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो ओशंस के अंदर, सी के अंदर वो बढ़ती जाती है। फिर स्लोली प्रोसेस से वो अमल होगा जिसको नेम देते हैं सेडिमेंटेशन का, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेडिमेंटेशन के जरिए से ओशन, जितने भी डीप ओशंस हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके शेल का पार्ट बन जाती है, या फिर वो जमीन के, वो समंदर की तहों में जाकर वो लाइमस्टोन्स की शक्ल में वहां पर स्टोर हो जाती है। इस तरह से फिर वो अगेन लाइमस्टोन से वो कन्वर्ट होती है ऑयल, गैसेस या कोल की शक्ल में, और फिर से वो रिलीज हो जाती है, या फिर जो समंदर की तहों में हमेशा के लिए वो स्टोर हो जाती है लाइमस्टोन्स के फॉर्म में। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये देखा कि एक तो ये प्रोसेस है कि एसिड रेन से होके, ओशन सरफेस से होके डीप ओशन में जाकर स्टोर हो रही है लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए, जबकि दूसरी चीज ये थी कि वो फोटोसिंथेसिस के अमल से बायोटिक सिस्टम में आई थी, और फिर यहां से वो डिफरेंट प्रोसेस से होती हुई वापस एटमॉस्फेयर में चली गई थी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कार्बन साइकिल। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।